हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे जो कि आप लोगों के लिए नीट के लिए और अदर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ये जो एनसीईआरटी है हम लोग जो अभी न्यू एनसीईआरटी आई हुई है उसको फॉलो करेंगे और कंप्लीट एक एक लाइंस को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। और इसके यदि डिटेल्ड लेक्चर चाहिए हैं तो वो सीरीज़ अलग रहेगी, ये सिर्फ एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज़ है। तो आओ सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है डेट इज ए लिविंग वर्ड्स। लेकिन हम लोग लिविंग वर्ड्स को जानने से पहले एक चीज को जानेंगे जो कि क्या है, जो कि हम लोग सबसे पहले इसमें जो जानते हैं तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है। उन साइंटिस्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं, तो वो साइंटिस्ट का नाम है डेट इज ए अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अर्नेस्ट मेयर के बारे में जानते हैं कि भाई अर्नेस्ट मेयर कौन है और अर्नेस्ट मेयर ने क्या चीज के बारे में बताया है, ठीक है। तो अर्नेस्ट मेयर, सबसे पहले यदि अर्नेस्ट मेयर की बात करें तो इनके बारे में देखो अपन को क्या क्या जानना है। सबसे पहले तो देखो इनको बोला जाता है डेट इज ए 20th सेंचुरी डार्विन्स, ठीक है। तो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, डेट इज ए 20th सेंचुरी डार्विन्स, ठीक है। दूसरा इन पे जो क्वेश्चंस आया है कि भाई इन्होंने अपनी स्टडी किस पे की है। वैसे तो इन्होंने अपनी स्टडी बहुत सारी चीजों पे की हुई है, लाइक एज टैक्सोनॉमी, जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्टोरी एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। लेकिन इस पे जो एक क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चंस क्या है, तो वो क्वेश्चंस भाई है इन्होंने अपनी डिस्कवरी मेनली की है डेट इज ए ओरिजिन ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी, ठीक है, जिस पे भाई हमेशा क्वेश्चंस बनता है। तो ये जितने भी मैं हाईलाइटेड फॉर्म कर रहा हूं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो क्वेश्चन कहां पे बनेगा, वो क्वेश्चन आता है इनके यहाँ पर, जहां पर बोला जाता है डेट इज ए ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है क्योंकि इन्हें 3 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए हैं, डेट इज ए वाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर द बायोलॉजी और क्रैफोर्ड प्राइज, ठीक है। तो इनको ये 3 प्राइज मिले हुए हैं जिसके लिए ये बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर साइंटिस्ट हैं उन सभी के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी नामों को आप लोगों को भाई याद रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट। तो देखो बहुत सारी चीजों को हमारी न्यू एनसीईआरटी में हटा दिया है, अब सिर्फ हम लोगों को जो पढ़ना है इसके डिटेल्ड में कुछ चीजों को मैं बता दूंगा, यहाँ पे लिखवा भी दूंगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले उन चीजों की ही बात कर लेते हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं कि पूछा जा सकता है। देखो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को जानना पड़ेगा, जैसे कि कुछ पॉइंट्स को क्या जानना है, तो सबसे पहले तो एक पॉइंट जान लो, डेट इज ए, सबसे पहले आ जाता है कि लिविंग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी आपकी एनसीईआरटी यही बात पूछने वाली है कि व्हाट इज लिविंग, ठीक है, कि लिविंग क्या होता है। तो अब बात आती है कि भाई लिविंग क्या है, तो लिविंग क्या होगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग लिविंग की बात करें तो लिविंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेट इज ए लाइफ, ठीक है। एक तरीके से बोल सकते हैं लाइफ है। और लाइफ क्या होती है, लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स organization of molecules, complex organization of molecules, ठीक है। जिसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, साथ में डेट परफॉर्म टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। यदि वो इन सब रिएक्शंस को शो करता है तो हम उसको बोल देंगे क्या, तो हम उसको बोल सकते हैं डेट इज ए लिविंग। अब बात आती है कि भाई कौन सी रिएक्शंस को शो करता है वो, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ कर देते हैं, अब यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से वो फीचर्स हैं जिसको हमारी लिविंग कैरेक्टर्स शो करते हैं, ठीक है। मतलब कि लिविंग क्या क्या चीजों को शो करता है, ठीक है। तो हम जो फीचर्स होते हैं इनको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी में से इन्होंने हटा दिया है, लेकिन भाई हम इसको जरूर पढ़ेंगे क्योंकि अगर पूछ लिया गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो आ जाता है आपके डिफाइनिंग फीचर्स और एक आ जाते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, ठीक है। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग मैं नॉर्मली बता देता हूं, यदि डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग फिर बाद में भाई डिटेल्ड वाले लेक्चर्स को देख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है डिफाइनिंग की, कि डिफाइनिंग्स क्या होते हैं,
और नॉन डिफाइनिंग क्या होते हैं? तो डिफाइनिंग बोल सकते हैं दैट इज ए स्पेसिफिक फीचर्स। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? जो कि सिर्फ लिविंग्स में ही देखने को मिलेंगे, नॉन लिविंग्स के अंदर एब्सेंट होंगे, दैट इज ए डिफाइनिंग फीचर्स। नॉन डिफाइनिंग क्या होते हैं? जो लिविंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं और साथ के साथ में नॉन लिविंग्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो डिफाइनिंग की हम लोग बात करें तो डिफाइनिंग में कौन कौन से आ जाते हैं? तो डिफाइनिंग के अंदर हमारा आ जाता है सबसे पहले, यहाँ पे मैं लिख देता हूं दैट इज ए मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? मेटाबॉलिज्म। और आ जाता है भाई कॉन्शियसनेस। और क्या आ जाएगा? और साथ के साथ में यहाँ पे आ जाता है दैट इज ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो भी इसी के अंदर ये इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और बात करें और क्या आता है? एक चीज और आती है, हम लोग नॉन डिफाइनिंग के अंदर रखते हैं ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को। ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपके इसके अंदर आते हैं। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट्स याद रखना कि भाई जो हम लोग बात करते हैं इंटरनल ग्रोथ की, ठीक है, तो इंटरनल ग्रोथ हम लोगों के लिविंग्स में देखी जाती है एंड दैट इज ए डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो इंटरनल ग्रोथ भी हमारा किस में आ जाता है? इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, तो इंटरनल ग्रोथ भी हमारा इंक्लूडेड रहता है किसके अंदर? दैट इज इंक्लूडेड इन किसके अंदर? दैट इज डिफाइनिंग फीचर्स। तो समझ में आया? चलो इसके बाद हम लोग वापस से एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारी एनसीईआरटी बोल रही है, तो हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है? तो हमारी एनसीईआरटी बोलती है हाउ, तो यहाँ पे देख लो भाई एनसीईआरटी क्या बोल रही है। हम लोग नॉर्मली येलो से यदि करेंगे तो वो इंपोर्टेंट लगेगा। तो हाउ वंडरफुल इज लिविंग वर्ल्ड्स, वो कह रहे हैं कि हम अपने चारों तरफ में लिविंग वर्ल्ड्स को देखते हैं तो भाई बड़ा ही बहुत ही सुंदर लगता है, आश्चर्यचकित लगता है। एंड द वाइड, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। ठीक है, और हम इन सब चीज को देखते हैं तो ये हमें बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि इनके बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स हैं, ये बहुत सारे अलग अलग जगह पर और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रहते हैं। कुछ कोल्ड माउंटेन्स में देखने को मिले, कुछ डेसिडियस फॉरेस्ट में, ओशियंस में, फ्रेश वाटर लेक्स, डिजर्ट, हॉट स्प्रिंग, लीव अस स्पीचलेस। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि स्पीचलेस हैं, हमें नहीं पता है, तो बहुत सारे अलग अलग जगह पर हम लोगों को इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाते हैं। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड्स, द बैली ऑफ फ्लावर और अटैकिंग शार्क evolves you a deep sense of wonders। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि यदि आप लोगों को और ज्यादा इनकी ब्यूटी देखनी है तो गैलोपिंग हॉर्स को देख लो, माइग्रेटिंग बर्ड्स को देख लो, जब बर्ड्स चहचहा रही है, बैली ऑफ फ्लावर्स पे चले भाई, यहाँ बैलियों पर जाओ तो वहां पर अच्छे अच्छे आपको फ्लावर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमोंग members of population and among population of community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed of life। वो कह रहे हैं कि यदि हम लोग एक कम्युनिटी की बात करते हैं, एक पॉपुलेशन की बात करते हैं, मतलब कि एक इकोलॉजी की बात कर रहे हैं। इकोलॉजी मतलब दैट इज ए इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोग देखते हैं कि भाई एक अलग बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि हमें लाइफ को बनाने के लिए हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूलर ट्रैफिक हैं। उसके अंदर भाई बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स लाइक एज प्रोटीन्स, ठीक है, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, जिनसे वो मिलके बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इन द फर्स्ट is a technical one seeks answer to what is living as opposed to the non living। वो बोल रहे हैं कि हमें एक आंसर्स दो कि क्या लिविंग होता है अपोज टू नॉन लिविंग। तो भाई देखो, हम लोग यदि लिविंग की बात करते हैं तो हमने बोला कि यदि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं, फुल डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं, तो हम उनको डिफाइनिंग लिविंग्स बोल देंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग के भी होते हैं। मतलब कि हमने एक लाइफ को क्या बोला कि वो बहुत सारी यदि रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, शो कर रहा है, तो हम उन्हीं को क्या बोलते हैं? तो हम उन्हीं को लिविंग्स बोलते हैं। नॉन लिविंग ये कंडीशंस को शो नहीं करता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट, सेकेंड इज फिलोसफिकल वन सीक्स आंसर टू व्हाट इज पर्पज ऑफ लाइफ। वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज पर्पज ऑफ लाइफ। ठीक है, यदि हम लोग देखो 12th में आप लोग पढ़ोगे एक पॉइंट्स को, क्या पॉइंट्स को पढ़ोगे? देखो
तो 12th में हम लोग एक पॉइंट्स पढ़ते हैं, डेट इज ए डार्विन, जो कि बोलते हैं क्या कि जिंदगी का मकसद क्या है, तो वो डायरेक्टली बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑफ द फिटेस्ट। तो भाई इनके सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या है, तो इनका डायरेक्टली इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो यदि हम लोग डायरेक्टली किसकी बात करते हैं, डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं लाइफ के पर्पज की, तो भाई हमारे जिंदगी का सबसे ज्यादा जो उद्देश्य है डेट इज ए रिप्रोडक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशंस को मेंटेन रखना, उसी को हम लोग बोल देते हैं डेट इज द मेन पर्पज। ठीक है, ये हमारी जिंदगी का मेन पर्पज है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आप लोग कुछ अलग ही मत सोच लेना। ठीक है, तो ये बात आ गई यहाँ पर, तो समझ में आया। चलो आगे। एज साइंटिस्ट वी shall not attempt answering the second question, we will try to reflect what is living। तो वो बोल रहे हैं कि भाई what is living, तो living हमने बता दिया क्या होता है, that kinds of reactions यदि वो शो कर रहा है तो उसे हम लोग living बोल देंगे। इसको डिटेल में आप लोग और लेक्चर्स डले हुए हैं वहां पे देख लेना, यदि आप लोग कमेंट में बोलोगे तो इसको डिटेल्ड में भी करवा देंगे। देखो मैं कुछ बता देता हूँ, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है कि सम टोटल ऑफ द रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी, दैट इज ए मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो पार्ट्स होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, दैट इज ए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, दैट इज ए एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म क्या है, दैट इज ए ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड्स, दैट इज ए कैटाबॉलिज्म। कॉन्शियसनेस क्या होता है, हमारे बॉडीज के अंदर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। ठीक है, कोई स्टिमुलस आएगा उसके अगेंस्ट में यदि हम उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं, दैट इज ए कॉन्शियसनेस। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जब हम लोग एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं सेलुलर लेवल से एक बॉडीज तक का, तो सबसे पहले क्या होता है, सेलुलर लेवल बनता है, सेल बनता है, टिश्यू बनता है, ऑर्गन लेवल बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनेगा और एक बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यदि ग्रोथ की बात करें तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ टू टाइप्स की होती है, दैट इज एक्यूमुलेशन एंड इंटरसेप्शन। एक्यूमुलेशन की बात करें तो आउटसाइड जो बॉडीज के अंदर हो रही है, दैट इज नॉन लिविंग्स के अंदर होते हम लोग एक्यूमुलेशन बोलते हैं। और यदि इंटरनल हो रही है, दैट इज ए इंटरसेप्शन, सिंथेसिस ऑफ मास हो रहा है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं दैट इज ए इंटरनल ग्रोथ, दैट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द लिविंग्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेम टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना, दैट इज ए रिप्रोडक्शन। इसके भाई एग्जांपल आ जाते हैं आपके क्या, म्यूल, ठीक है, वर्कर बीज, तो ये सभी आ जाते हैं इसके आंसर्स। तो यहां तक समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। इसको देखो एक पार्ट्स में नहीं हो पाएगा तो दो पार्ट्स में अपन लोग इसको कंप्लीट कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स। तो देखो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स में हम लोग जैसे ही कूदते हैं, ठीक है, चलो भाई हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड्स में जैसे ही कूदते हैं तो हम लोग एक चीज देखते हैं। वो एक चीज क्या है, वो भाई एक चीज जो आती है वो हमारी आती है डाइवर्सिटी क्या होता है। सबसे पहली बात आ जाती है व्हाट इज डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी क्या है, हमारे अर्थ पर जो लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखो वी इट प्लॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स आर पेट्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो भाई देखो हमारे अर्थ पर ऐसा नहीं है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आते हैं, इंसेक्ट भी आता है, बर्ड्स भी आता है, पेट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आता है और प्लांट्स भी आते हैं। यदि ये सभी चीजें हमारे अर्थ पर प्रेजेंट हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं दैट इज ए डाइवर्सिटी। ठीक है, देयर आर, तो वो क्या बोल रहे हैं, दैट इज ए देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई। वो बोल रहे हैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। और माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की है, और माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की है, तो भाई माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की है हमारे नॉल एंड रुस्का ने। ठीक है, नॉल एंड रुस्का, इस पॉइंट्स को याद रख लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, थोड़ी राइटिंग खराब होने का रीजन ये है कि मैं इसी के कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसी से भाई समझा रहा हूँ, तो उसे अच्छे से नहीं लिख पाते हैं इस वजह से। तो नॉर्मली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जो नहीं आएगा आप लोग मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, PDF में वहां पे भी भेज दूंगा। ठीक है, चलो आगे। चलो
इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद देखो आगे क्या लिखा हुआ है। तो इसके बाद देखो ये बात हो गई कि बहुत सारी चीजों को हम लोग नहीं देख पाते हैं, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, वो बोल रहे हैं कि यदि हम लोग एरिया को बढ़ाते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। क्या देखते हैं? द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी हमें रेंज में अलग अलग वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। दैट यू सी वुड इंक्रीज, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा हमारी रेंज भी ऑर्गेनिज्म की इंक्रीज हो जाएगी, हमारी रेंज भी ऑर्गेनिज्म की इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kind of plants, animals or organism that you see represent a species. वो बोल रहे हैं कि ईच डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, हमारे जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, इनको तुम देखते हो तो भाई सबकी अलग अलग स्पेसीज होती हैं, सभी एक ही स्पेसीज से बिलोंग नहीं करते हैं, सबकी अलग अलग फैमिलीज होती हैं, अलग अलग स्पेसीज होता है, अलग अलग जीनस होता है, अलग अलग ऑर्डर होता है, अलग अलग क्लास होती है, अलग अलग किंगडम होता है, अलग अलग फाइलम होता है। तो समझ में आया? चलो, द नंबर ऑफ स्पेसीज डेट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज। अब भाई देखो रेंज पर क्वेश्चंस बनता है, कई बार आया है। डेट रेंज इज 1.7 to 1.8 मिलियन, 1.7 to 1.8 मिलियन, तो इतनी बायोडाइवर्सिटी इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर। ठीक है, तो ये भाई चीजों को अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अब देखो भाई थोड़ा सा हम एनसीईआरटी को बड़ा कर लेते हैं। चलो, तो यहां तक समझ में आया? तो भाई यहां तक समझ में आया, तो ऐसे ही समझते चलो। चलो, इसके बाद देखो आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। वो कह रहे हैं भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे अर्थ पर। ठीक है भाई, वो तो हम जान ही चुके। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज, इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाई। वो कह रहे हैं जैसे जैसे हम अलग अलग जगह पे जाते हैं, न्यू एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं, ओल्ड चीजों को देखते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं, कंटिन्यूअसली वो क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, नई नई चीजें आती जाती हैं और हम उनको आइडेंटिफाइड करते जाते हैं। ठीक है, यही तो एवोल्यूशन है ना। एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रहा है, हमारे नई नई चीजें बन रही हैं। तो यहां तक समझ में आया? चलो, एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इन वर्ल्ड। वी नो प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर एरियाज बाई लोकल नेम्स। दिस लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो बोल रहे हैं कि भाई देखो अब इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है, अब तुम कहीं पे जाते हो भाई, तुम्हारा घर का नाम तो चिंटू है, लेकिन तुम कहीं गए तो तुम्हें कोई चिंटू के नाम से जानते ही नहीं है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ घर वाले चिंटू के नाम से जानते हैं। तो अब तुम कहीं बाहर जाते हो तो भाई पंडित जी से नाम रखवाया है ना तुमने एक अपना, जो भी तुम्हारा नाम है, मोहन, ठीक है, या किसी का नाम जो भी हो, तो भाई तुम लोग अपना एक नाम होता है जो कि तुम पूरे वर्ल्ड में उस नाम से जाने जाते हो। ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि लोकल नेम से काम नहीं चलेगा, हम लोग ऐसा नाम रखेंगे जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड नेशनल लेवल तक जाना जाएगा। तो उसका फिर नोमेनक्लेचर भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक वाइड रेंज पर किसी चीज की स्टडी करते हैं तो भाई हमें हर चीज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, वुड वेरी प्लेस टू प्लेस, फिर भाई वो क्या होगा, वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस, जो कि बहुत सही नहीं है। इवन विद इन ए मंथ country, sorry, probably you would recognize the confusion that would be created if you did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अलग अलग जाओगे तो भाई उनको रिकॉग्नाइज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो भाई कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो भाई इनके लिए फिर हमारे भाई नोमेनक्लेचर किया गया। नोमेनक्लेचर किसने किया? नोमेनक्लेचर करने के लिए हमारे लीनियस चाचा जी है। ठीक है, और भाई लीनियस चाचा जी ने इनका नामांकन कर दिया। जैसे कि एक पंडित जी आते हैं और पंडित जी क्या करते हैं, नामांकन करते हैं, ऐसे इनका नामांकन करने के लिए हमारे लीनियस जी ने कर दिया। ठीक है, कैरोलस लीनियस। चलो, तो क्या यहाँ तक आप लोगों को इतनी सारी बकवास समझ में आई? चलो आगे बकवास को कंटिन्यू रखते हैं। चलो, हेंस देयर नीड टू स्टैंडर्डाइज नेमिंग of living organism such that particular organism is known the same name all over world। हम लोग चाहते हैं कि भाई all over world में एक ही नाम रहे। ठीक है,
ठीक है, जैसे कि होमो सैपियंस, ह्यूमन, हर जगह होमो सैपियंस के ही नाम से जाना जाएगा। इसी को हम लोग बोल देते हैं डेट इज ए नोमेनक्लेचर, नामांकरण। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड, दिस इज ए आइडेंटिफिकेशन। अब भाई इसके आइडेंटिफिकेशन भी तो करना पड़ेगा हमें। देखो इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आप लोग टैक्सोनॉमीज के अंदर पढ़ते हो। अब उन स्टेप्स को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। चलो भाई हम लोग जानना चाहते हैं इसको इस साइड में थोड़ा सा, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले जो बात आती है, इस स्टेप्स को भाई याद रख लेना टैक्सोनॉमीज के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हमारा आ जाता है कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन, इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, इसके बाद सबसे लास्ट में आ जाता है डेट इज ए नोमेनक्लेचर। देखो ये सभी जगह पे अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन आप लोगों को इसको सही से याद रखना है वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चंस इस पे आया हुआ है, ठीक है, तो इस चीज को भाई याद रख लेना। चलो भाई आगे चलें। चलो चलो हम लोग अपने पॉइंट्स पर वापस से आ जाते हैं। चलो चलो भाई अपना ये लेते हैं, आगे चलते हैं। देखो ये आधे घंटे का लेक्चर्स रहेगा, मतलब जितना भी ये हो जाएगा डाइवर्सिटी कवर करके आगे का अपन लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। टू पार्ट्स में तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर कवर हो जाएगा। भाई पूरी एनसीईआरटी को अपन लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे भाई, परेशान मत हो, क्वेश्चंस भी होगा, सब होगा। आज आप लोगों को इस पे पूरा ये मिलेगा, ठीक है, हर चीज मिलेगी आप लोगों को इस पे। अब देखो बात आती है क्या, ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करेक्टली उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट एस्टेब्लिश प्रोसीडर टू असाइन साइंटिफिक नेम टू इज नोन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उन्हें जानने के लिए हम लोग उनका एक भाई साइंटिफिक नेम रख देंगे। दिस इज एक्सेप्टेबल बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर प्लांट्स। अब प्लांट्स को रखने के लिए भाई एक अलग सोसाइटी आई जिसको हम लोग ICBN बोलते हैं। अब ICBN स्टैंड्स फॉर डेट इज ए बॉटेनिकल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजी के लिए अलग आया, डेट इज ए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसके लिए भाई ये वाला आ गया। चलो आगे चलते हैं। दिस साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। वो बोल रहे हैं कि ये साइंटिफिक नेम एंश्योर करता है कि एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ भैया एक ही नाम होगा, तुम उसको चिंटू मिंटू के नाम से नहीं बुला पाओगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के यदि बात करें आलू की, तो हमारे यहाँ हम लोगों की यूपी में आलू बोला जाता है, और आप लोगों के महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र की बात करें डेट इज ए बटाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे नहीं पता आप लोगों के मराठी में क्या। डिस्क्रिप्शन of any organism should enable to pupil in any parts of the world arrive at the same name, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि अब हर जगह पे प्यूपिल एक ही नाम लेंगे, 17 नामों से नहीं जाना जाएगा उसे। at the same name, this also ensure that such name has not been used any other known organism. Biologists follow universally accepted principle to provide scientific names to known organisms, ठीक है। एक साइंटिफिक नेम होगा जिसके अंदर भैया हमारा एक जेनरिक नेम होगा और एक तुम्हारा क्या होगा, एक वहां पे स्पेसिफिक एपिथेट होगा, ठीक है। इसको भी अपन लोग समझेंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। अभी समझते हैं इसको, 1 मिनट, ठीक है भाई। थोड़ा सा स्क्रीन वाइट ले लेते हैं हम लोग। चलो आ गया। चलो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे कि देखो यार, पूरा हम नोमेनक्लेचर को अच्छे से समझ ही लेते हैं, ठीक है। चलो नोमेनक्लेचर को हम लोग कैसे समझेंगे, तो नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा इस पेंसिल को बड़ा कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को शो होने लगेगा, ठीक है। देखो इसमें कुछ रूल्स होंगे। क्या रूल्स होंगे, उस रूल्स को अच्छे से जान लो, ठीक है। इसमें जो रूल्स होने वाले हैं वो रूल्स, पहला रूल्स तो ये होगा कि हम लोग बात कर लेते हैं। अरे यार यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, रुको यार, मैं डायरेक्टली उसी से समझा देता हूँ, छोड़ो इसको, डिस्कार्ड मारो। चलो
वापस से आ जाओ, इसके यहाँ पे रूल्स दिए हैं, हम लोग इसी से समझेंगे। अभी पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझा देंगे। तो वो बोल रहे हैं दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम्स, ठीक है। तो क्या क्या होगा, इसीलिए इसको बायनोमिकल नोमेनक्लेचर बोला जाता है। एक जेनरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ठीक है। कैरोलस लिनियस ने इसको दिया हुआ है, याद रखना। बायोलॉजिस्ट all over the world naming system using two word format was found convenient। लेटेस्ट एक एग्जाम्पल मैंगो, इन्होंने भाई मैंगो का एग्जाम्पल दिया। 2019 में इस पे क्वेश्चन आया है। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। लेकिन मैंगीफेरा इंडिका के अलावा भाई हम इसमें एक चीज और जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। इस चीज को याद रखना। देखो अब इन्होंने क्या बोला, मैं समझा देता हूं, उसके बाद इस पॉइंट्स को पढ़ लेंगे। तो इन्होंने बोला कि देखो जो इसका पहला नेम होगा ये क्या होगा, डेट इज ए जीनस, और दूसरा नेम जो होगा डेट इज ए स्पेसीज। अब तुम जो जीनस को लिखोगे तो ठीक है, जीनस को जो अपन लोग लिखेंगे तो जीनस को हम लोग लिखेंगे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, स्पेसीज को हम लोग स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जब आप लोग इसको लिखोगे तो इन दोनों को सेपरेटली लिखना है। यदि आप लोग इसको अंडरलाइन कर रहे हो, यदि आप लोग इसको इटैलिक्स में नहीं लिखते हो तो आप लोगों को इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, और यदि इटैलिक्स में लिखते हो तो भाई फिर अंडरलाइन मत करना। लेकिन यदि अंडरलाइन करोगे तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है, ऐसे, ठीक है, अलग अलग। ऐसा नहीं भाई एक ही बार में कर दिया तो भाई नहीं होगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया? चलो थोड़े से रूल्स को देख लेते हैं इनके। तो देखो भाई रूल्स क्या हैं, चलो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो तो भाई करना ही पड़ेगा हमें। तो बोल रहे हैं बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। जनरली लैटिन में लिखा होता है और रिटन कैसे है? इटैलिक्स, ठीक है। लैंग्वेज लैटिन, रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड, डेराइव्ड लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। First word is biological name represent the genus while the second component denotes the specific epithet। वो बोल रहे हैं फर्स्ट वर्ड क्या डिनोट करता है? बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट जीनस, और सेकंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। क्या आप लोगों को ये बकवास समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। तो भैया सेपरेटली अंडरलाइन करना वरना गलत हो जाएगा। प्रिंटेड लिखते हो तो इटैलिक्स में लिख देना। चलो हो गया ये। फोर्थ रूल और जान लो भाई, फोर्थ क्या है? चलो फोर्थ और जान लेते हैं। तो देखो फोर्थ वाला क्या है, तो यार चलो तो फोर्थ वाला क्या है? द फर्स्ट वर्ड नोटिंग द जीनियस स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर्स व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। इसमें आ जाता है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। नेम द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। ऑथर का भी नाम लिखोगे, हमारे लिनियस चाचा जी ने दिया है तो वही मैंगीफेरा इंडिका लेना आएगा। इस पे भाई बहुत ज्यादा बना लेना स्टार मार, इस पे भाई क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बाद में मत बोलना कि भाई बताया नहीं, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो अब आता है सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल स्टडी all the living organism, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification is process, anything is group, ठीक है। अब बात आती है भैया क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन क्या है? जब हम लोग एक ग्रुप में रख देते हैं किसी चीज को, that is a classification, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। समझ में आया क्लासिफिकेशन क्या है? इसी बात पे भाई लाइक मार दो जल्दी से। चलो शेयर मारना, सब लोगों को एक एक शेयर करना है, ठीक है, और लाइक भी करके जाना है। तो क्लासिफिकेशन इज प्रोसेस विच एनीथिंग इज ग्रुप, जो हम लोग उसको एक ग्रुप में रख देते हैं। कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। कुछ उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, उनके बेसिस पर भाई तुमने इसको अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह पे रख दिया। एग्जाम्पल आ जाता है इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स, और डॉग्स, कैट, इंसेक्ट, तो भाई अलग अलग जगह पे रख दो इसको। मूवमेंट वी यूज, तो देखो अब वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं the moment any these terms associate certain characteristics with the organism in that group, what image do you see when you think of a dog? Obviously is one of which us will see dogs
एंड नॉट कैट्स। वो बोल रहे हैं कि भाई यदि अपन लोग डॉग और कैट्स को देखते हैं तो उसमें कुछ चीजें तो सेम लगती हैं लेकिन बहुत सारी चीजें अलग होती हैं। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ एल्स्टेशियंस वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। वो बोल रहे हैं एल्स्टेशियंस की बात करते हैं। सिमिलरली सपोज वी मैमल्स, ठीक है, मैमल्स देखते हैं तो भाई कुछ कुछ चीजें इनमें भाई सेम सेम देखने को मिल जाता है, ठीक है। You would, अब वो क्या बोल रहे हैं, you would of course think of animals with external ears, body ears, ठीक है। तो इनमें क्या क्या देखने को मिलता है, external ears, ठीक है, हमारे body ears होते हैं। Likewise in plants if we try to talk wheat pictures no minds, ठीक है। तो बोल रहे हैं भाई अलग अलग चीज़ों को अपन लोग अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो ये सभी चीज़ें ने भाई इन्होंने एग्जाम्पल दे दी हैं जिनको अभी अपन लोग हिरार्ची में देखेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा, ठीक है। तो हम लोग भाई कैटेगरीज के लिए एक टर्म को यूज करते हैं, डेट इज ए टैक्सा। कैटेगरीज बहुत सारी, ठीक है। कैटेगरी की बात करें, टैक्सॉन, हेयर, you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels, ठीक है। अलग अलग चीजों अलग अलग लेवल की बात करते हैं तो भाई वहां पे आ जाता है आपका टैक्सा, ठीक है, टैक्सा का यूज कर देते हो। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म ए टैक्सा, प्लांट्स भी फॉर्म करता है टैक्सा। व्हीट इज ऑल्सो ए टैक्सा, व्हीट भी क्या है, टैक्सा है। एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टैक्सा, ठीक है भाई, सभी टैक्सा है। कैटेगरीज, कैटेगरीज मतलब टैक्सा, ठीक है, समझ गए, समझ में आया यहाँ तक, चलो। What you know dog is mammals and mammals are animals, ठीक है। ये बात भाई ऑब्वियसली सी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, अलग अलग लेवल्स पर भाई तुम टैक्सा का यूज करते हो। चलो आगे चलते हैं। देखो याद रखना भाई ये डिटेल्ड लेक्चर्स नहीं है, वरना आप सोचो कि भाई मैं डिटेल, मैं सिर्फ एनसीईआरटी रिव्यू करवा रहा हूँ कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है, ठीक है। चलो, हैंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy, ठीक है। वो बोल रहे हैं this process of classification, ऐसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या होता है, बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो हम लोग क्लासिफाइड कर देते हैं उनके डिफरेंट टैक्सा में, उसी को हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट, process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. Hence characterization, identification, classification, देखो ये आ गया characterization, identification, भाई देखो याद रख लेना, वरना मुझसे मत कहना, आर द प्रोसेस आर बेसिक टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो भाई ये वाला पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप लोगों को इसको याद रखना है। चलो आगे। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, टैक्सोनॉमी कोई भाई नई चीज नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर। भाई हम लोग ऐसे इंसान, हम ही लोग ऐसे प्राणी हैं भाई अर्थ पे, हमसे चुल मची रहती है, ये भी जानना है, ये भी सब जानना है भाई हमें। तो आओ भाई सब जान लो, फिर चलो जानते हैं। knowing more and more भाई हम लोग various kinds of organisms particularly with reference to their own use in early days human beings needed to find source for their basic needs of food, clothing and shelter. Hence the earliest classification were based on uses of various organisms. तो बोल रहे हैं रेफरेंस और ओन यूज, हम लोग अपने यूज के लिए जानना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि हमें अर्ली डेज में भाई ह्यूमंस को यूज करना है, बेसिक नीड फूड चाहिए भाई, क्लॉथ चाहिए है, उन्हीं से तो मिल रहा है, शेल्टर रहने के लिए जगह, कहाँ रहोगे। Hence earliest classification were based on use of various organisms. तो भाई अर्लियर क्लासिफिकेशन में हम लोग वही देखते थे अपनी जरूरतों के लिए। हम इंसान है भाई, हम नहीं सोचते हैं दूसरों के बारे में, हमें हमेशा अपनी पड़ी रहती है। सालों हम थोड़ा भाई नेचर का भी सोचो, वो इतनी सारी चीजें दे रहा है, अमेजन रेन फॉरेस्ट है, हमें इतना सारा ऑक्सीजन दे रहा है, तो भाई पेड़ मेड़ लगाओ, ठीक है। तो इन चीजों पे भाई ध्यान दो, ठीक है। चलो, human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities but also the relationship among them. इस ब्रांच स्टडी ऑफ रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। तो भाई अब हम लोग सिस्टमैटिक्स पर आ गए हैं। तो सिस्टमैटिक्स में दो चीज़ें आ जाती हैं। सिस्टमैटिक्स में हमारा एक तो टैक्सोनॉमी आ जाता है और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब बात आती है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। तो भाई जो हम लोग एंसेस्टर की स्टडी करते हैं, कोई पूर्वज कैसे आए, कैसे उसका जन्म हुआ, डेट इज ए फाइलोजेनेटिक। समझ में आया, चलो।
द वर्ड सिस्टमैटिक इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज सिस्टमा। तो भाई इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पे भाई स्टार मार्क कर लो। चलो, विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनका कैसे अरेंजमेंट है उसे हम लोग सिस्टमैटिक बोल देते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, तो आता है यूज्ड सिस्टमा नेचुरी टाइटल ऑफ पब्लिकेशन। The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics take into account evolutionary relationship between organisms, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, सिस्टमैटिक क्या है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स में हम लोग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की भी भाई बात कर लेते हैं। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ने बता दिया, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है, डेट इज ए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। कैसे हमारे एंसेस्टर आए, कैसे क्या आया, तो इसे हम लोग बोल देते हैं डेट इज ए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद इसका देखो ये वाला पार्ट्स बचा हुआ है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, स्पेसीज, ये सब चीजें, तो इसको हम लोग सेकेंड पार्ट्स में भाई इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसका जो थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर हम लोग इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कुछ पीवाईक्यू करेंगे और आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। अभी मैं देखो इसका एक्चुअली लिविंग वर्ड्स के बहुत सारे लेक्चर्स मैंने शायद 2-3 लेक्चर्स ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो आप लोग वहाँ से कवर कर लेना। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपको डिटेल में चाहिए या फिर इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, ठीक है, शिवाय सिंह के नाम से या शिवाय सर के नाम से, मुझे कन्फर्म नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे ऐड हो जाओ। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, डेट इज शिवाय096। और मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड मीट यू सून।